हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटीन फाउंडेशन। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो स्पेशली आपके इंग्लिश सिलेबस के फुल रिवीजन के लिए बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश पेपर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अब तक इंग्लिश की कोई पढ़ाई नहीं की है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा नॉवेल्स, उसका समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड रहेगा हमारा पोएम, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच और अप्रिसिएशन ऑफ द पोएट्री, कैसे लिखते हैं। देन माइंड मैपिंग क्वेश्चन, देन वी विल डील विद ऑल द राइटिंग स्किल्स and then we'll proceed to summary writing, then we'll deal with prose, and last grammar. I will explain you all that grammar as well as I will give you the important questions of related to grammar. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, यूनिट 4 नॉवेल। इस यूनिट का पहला लेसन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। फ्रेंड्स, नॉवेल का ओरिजिन 18th सेंचुरी में हुआ था। नोवेला इस वर्ड का ओरिजिनेशन फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। मुराशिकी शिकिबू टेल ऑफ जेंगी को वर्ल्ड की पहली नॉवेल का कहा गया है। डॉन क्विजोट रिटन बाय कार्वेंटिस इज़ द फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल। मिडिल क्लास के लोग नॉवेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए क्योंकि नॉवेल में रियल लाइफ एसेंस था। इसी रीज़न की वजह से नॉवेल बहुत पॉपुलर हुआ। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन एंड ओरोनुकू by Ephra Bain were popular English novels. Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson और लॉरेंस टर्न 18th सेंचुरी के फेमस नॉवेलिस्ट थे। E.M. फॉस्टर एंड जोसेफ कॉनराड 20th सेंचुरी के फेमस नॉवेलिस्ट थे। As you know that women contributed a lot in every field, like that they shown in the field of writing novel, as well as popular women writers, example Frances Burney or Anne Radcliffe. Mary Shelley ने फर्स्ट साइंटिफिक फिक्शनल नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन लिखा। ब्रॉन्ट सिस्टर्स also contributed a lot. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chatterjee was the first English novel written by an Indian. Famous Indian novelists include Mulkraj Anand, R.K. Narayanan and Raja Rao. Contemporary English novelists like Arundhati Roy, Amitav Ghosh, Kiran Desai, etc. Elements of novel. नॉवेल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। थीम और सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, प्लॉट। थर्ड एलिमेंट, कैरेक्टर्स। फोर्थ, सेटिंग। फिफ्थ, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्स्थ, लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल। नॉवेल के टाइप्स ऑफ नॉवेल। फर्स्ट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, जिसे विलियम जेम्स ने कॉइंड किया है। सेकेंड, साइकोलॉजिकल नॉवेल। थर्ड, एपिस्टोलरी नॉवेल। फोर्थ, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। फिफ्थ, गॉथिक नॉवेल। सिक्स, यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नॉवेल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले और इन्हें मेमोराइज कर ले। ये पॉइंट्स बहुत एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं, तो इसे ना भूले, इसे जल्द से जल्द लर्न कर ले। लेट्स बिगिन आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज टू सर्व विथ लव। टू सर्व विथ लव इज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ ऑथर E.R. ब्रैथवे। इस नॉवेल की थीम एजुकेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ऑथर पहले इंजीनियर थे एक ऑयल रिफाइनरी में। इन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में भी काम किया था। ब्लैक स्किन कलर होने के कारण इनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आती। फाइनली उनको एक स्कूल जिसका नाम ग्रीन स्लेट है, वहाँ जॉब मिली जाती है। ये चैप्टर बेस्ड है ग्रीन स्लेट स्कूल पे। ऑथर ने इस चैप्टर में हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल को नैरेट किया है। इस दिन हर क्लास में
के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी क्लास की रिपोर्ट अपने फैकल्टी को बताते हैं। काउंसिल की शुरुआत हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरेन की स्पीच से होती है। ये काउंसिल को प्रिसाइड नरेटर की क्लास के 2 स्टूडेंट्स मिस जोसेफ और डेनहम करते हैं। सबसे पहले जूनियर मोस्ट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव अपनी रिपोर्ट फैकल्टीज़ को पेश करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीनियर। इस काउंसिल में टीचर्स के पैनल को रखा गया था ताकि वो स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर कर सके। ब्रैथवे की क्लास सबसे सीनियर मोस्ट होने की वजह से उनका नंबर लास्ट में आता है। मिस जोसेफ और डेनहम नरेटर की क्लास के रिप्रेजेंटेटिव का नाम अनाउंस करते हैं। इनिशियली तो नरेटर नर्वस होते हैं, बाद में अपनी क्लास का परफॉर्मेंस देखने के बाद वो प्राउड फील करते हैं। टू सर्व विथ लव में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रैथवे। E.R. ब्रैथवे इस नावल के नरेटर है। ये नावल उनकी लाइफ पर बेस्ड है। वो ब्रिटिशर होने के बावजूद ब्लैक स्किन कलर होने की वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम बन जाते हैं। उनको हर जगह इंसल्ट सहना पड़ता है। वो पहले एक ऑयल रिफाइनरी में इंजीनियर थे, फिर रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में जॉब किया। वार एंड होने के बाद ही जॉब उनकी लॉस्ट हो गई। फाइनली ही बिकम्स स्कूल टीचर एट ग्रीन स्लेट स्कूल। वहाँ के स्टूडेंट उनको बहुत परेशान करते थे। दैट स्कूल इज़ फेमस फॉर बैडली बिहेव्ड स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम फर्स्ट डे ब्रैथवे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज क्लास। वो अपने बच्चों को अपने आप पर कंट्रोल रखते। जब उनको समझ आया कि उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया और फिर अपने स्टूडेंट्स का मन जीत लिया। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव एंड शोन genuine concern for the well-being of his students. Let's proceed to our third chapter, that is Around the World in 80 Days. This novel is written by Julius Gabriel Verne. ये नावल जूलियस गैब्रियल वर्न ने लिखी है। इस नावल में वर्न ने एक पर्सन फिलियास फॉक, जो कि लंदन के रिफॉर्म क्लब का मेंबर होता है, उसके एडवेंचर को हाईलाइट किया है। इस नावल की बिगनिंग रिफॉर्म क्लब से होती है, जहाँ फिलियास फॉग और उसके कुछ दोस्त कार्ड्स खेल रहे होते हैं। उनके डिस्कशन होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। तो फॉग कहते हैं कि हाँ, मैं जा सकता हूँ। उनके और उनके फ्रेंड्स के बीच बेट लग जाती है और वो बेट 20,000 पाउंड्स की होती है। फॉग अपने कंपेनियन पासपर्तू के साथ सफ़र पर निकल जाते हैं। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक रॉबरी होती है और फिक्स नाम का एक डिटेक्टिव फॉग को रॉबर समझता है और उसको फॉलो करता है। फॉग को अपने इस जर्नी में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। इस जर्नी में वो एक इंडियन प्रिंसेस ऑडा को सती होने से बचाता है। जब वो अपने जर्नी फिनिश करके रिटर्न होते हैं तो डिटेक्टिव फिक्स उनको अरेस्ट कर लेता है और बाद में ओरिजिनल क्रिमिनल के मिल जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। फॉग को ये लगता है कि वो बेट हार गए और वो ऑडा को सॉरी कहते हैं, पर ऑडा उनको शादी के लिए प्रपोज करती है। पासपर्तू जब शादी के लिए प्रीस्ट को लाने जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि आज संडे है और बेट मंडे को ख़त्म होगी। इस तरह पासपर्तू फॉग को अपने बेट जीतने में मदद करता है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फिलियास फॉग। मेन कैरेक्टर है नावल के फिलियास फॉग। बहुत इंटेलिजेंट है, मेंबर है लंदन के रिफॉर्म क्लब के। वो थोड़ा सनकी टाइप का इंसान है। वो अपने फ्रेंड्स से बेट लगाता है कि वो 80 डेज़ में पूरी दुनिया घूमेगा और वो जीत भी जाता है। जर्नी के ड्यूरेशन में वो बहुत डिफ़िकल्टीज भी फेस करता है और एक इंडियन प्रिंसेस ऑडा को भी बचाता है और लास्ट में उसी से वो। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट नॉवेल इज़ द साइन ऑफ फोर. This novel is written by Arthur Conan Doyle.
डॉक्टर वेटसन और शेरलॉक होम्स जनरल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। डॉक्टर वेटसन और शेरलॉक होम्स ये इस नावल के मेन कैरेक्टर्स हैं। तभी एक लड़की मैरी वेटसन उनसे मिलने आती है। वो कहती है कि कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था जिसमें उसका एड्रेस पूछा गया था। She replied, and from the point of time getting an expensive pearl every year. इस बार उसको लेटर के राइटर ने मिलने बुलाया है और कहा है कि साथ में 2 लोगों को लाए जो पुलिस नहीं होने चाहिए। मैरी वेटसन और डॉक्टर वेटसन और शेरलॉक होम्स को कन्विंस करके साथ ले जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो एक ख़जाने की पार्शियल हायर है। शेरलॉक होम्स को ये लगता है कि मेजर शॉल्टो का मैरी के फादर की डेथ में कोई कनेक्शन है। इस नावल के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो एक ऑफिसर थे और आर्थर मॉर्स्टन जो कि मैरी के फादर थे उनके फ्रेंड थे। वो लालची थे, जिस वजह से जोनाथन स्मॉल उनको टारगेट बनाता है और उनकी मदद से ख़जाना चुराना चाहता है, पर शॉल्टो लालच में आकर सबको धोखा देता है और पूरा ख़जाना अकेला हड़पता है। मॉर्टन और शॉल्टो में बहस होती है और मॉर्टन की डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है। शॉल्टो उसकी डेड बॉडी छुपा देता है और सारा ख़जाना खुद रख लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ थेडियोस शॉल्टो। थेडियोस शॉल्टो ये मेजर शॉल्टो का बेटा होता है। ही डज हिज टू ट्राई ही स्टार्टेड सेंडिंग द पर्ल टू मैरी मॉर्स्टन को जो पर्ल्स भेजता है और जो लेटर भेजने वाला बंदा होता है तो वो थेडियोस शॉल्टो ही होता है, क्योंकि उसके फादर ने उससे ये प्रॉमिस करवा लिया था कि इसका जो ख़जाने का जो हाफ पार्शियल हायर है वो मैरी मॉर्स्टन है। तो वो उसको क्या करता है कि हमेशा हर साल एक बार पर्ल भेजता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जोनाथन स्मॉल। जोनाथन स्मॉल ये नॉवेल का विलन है। उसका एक लेग वुडन का है। वो उन 4 लोगों में से है। स्मॉल उन 4 लोगों में से है जिन्होंने ख़जाना चुराया था। वो टोंगा नाम के एक आदिवासी के साथ मिलकर जेल से भाग जाता है और उसके डर से मेजर शॉल्टो को हार्ट अटैक आता है। वो मेजर शॉल्टो के बेटे बार्थोलोमियो का मर्डर कर देता है और लास्ट में उसे भी जेल हो जाती है। So friends, let's begin with our second session, that is poetry. Poetry section ये आपको 14 मार्क्स के लिए होता है। उसमें सबसे पहले मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड टाइप ऑफ मेटाफर दैट कंपेयर्स 2 डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमें 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है बाय यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का यूज़ करके हम 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, 2 डिफरेंट चीज़ों के। एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंपेयर्स 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेटाफर ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ओके। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच वेयर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब टू सीम लाइक पीपल। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जैसे कि वो इंसान, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इंसानों की क्वालिटीज दी जाती है। जैसे लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, जैसे कि लाइटनिंग डांस कर रही है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। Alliteration is a figure of speech in which the sounds are repeated. As such, a sound of B sound in Bob brought the box of bricks to the basement. इस फिगर ऑफ स्पीच में बी, इस सेंटेंस में बी का साउंड रिपीट किया गया है। एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है। रिपीटेशन, इट इज़ a literary device in which a word or phrase is repeated twice or more times. इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस सेंटेंस के अंदर ट्विंकल ट्विंकल ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। Inversion is a literary device. Inversion refers to the referral of the
सिंथेटिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट इन एक्चुअली इस फिगर ऑफ स्पीच में सेंटेंस इनकरेक्ट ऑर्डर में होता है, सेंटेंस का ऑर्डर करेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल है यस्टरडे सॉ आई अ शीप, एक्चुअली ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था आई सॉ यस्टरडे आई सॉ अ शीप। ओके, तो इन्वर्जन में क्या होता है कि सेंटेंस इनकरेक्ट ऑर्डर में होता है। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। एक्चुअली इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक एडजेक्टिव की जो क्वालिटी होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है दूसरे वर्ड को जो कि रिलेवेंट होता है। जैसे कि स्लीपलेस नाइट ये एक एग्जाम्पल है, तो नाइट स्लीपलेस नहीं होती है बल्कि जो बंदा जिसकी जो नींद सोए। Let's begin our first poem, that is Song of the Road. This poem is written by American poet Walt Whitman. इस पोएम में पोएट अपनी लाइफ की जर्नी की बिगिनिंग करता है। पोएट कहता है कि वो ओपन माइंडेड है और लाइफ में आने वाले डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए रेडी है। पोएट कहता है कि he has freedom to choose his own path. पोएट को अपनी एबिलिटी और हार्ड वर्क पर बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहता है कि उसे गुड लक का सहारा नहीं चाहिए। ही इज़ नो लॉन्गर टू कंप्लेन और डिले। वो कभी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अपना काम डिले या पोस्टपोन नहीं करता है और ना ही कोई कंप्लेन करता है। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि वो अपने डिलीशियस बर्डन्स के साथ बहुत खुश है and he did not want to part with them. Let's begin our second poem, Indian Weavers. This poem is written by Sarojini Naidu, an Indian independence activist, poet and politician. She is widely known for her poetry. She is also called as the Nightingale of India. इस पोएम में पोएट ने इंसान की लाइफ के 3 स्टेजेस को हाईलाइट किया है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट इंडियन व्यूअर्स से क्वेश्चन करता है कि आप बिगनिंग ऑफ द डे में इतने ब्राइट क्लोथ्स क्यों बना रहे हो। तो व्यूअर कहता है कि वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्लोथ बना रहा है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करता है कि वो इवनिंग में पीकॉक के कलर के कपड़े क्यों बना रहा है। तो व्यूअर आंसर देता है कि वह क्वीन की शादी का घूंघट बना रहा है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन टू व्यूअर। लास्ट स्टैंजा में पोएट व्यूअर से क्वेश्चन करता है कि वो फुल मून लाइट, फुल डार्कनेस, रात के अंधेरे में इतने सीरियस मूड में क्या बन रहा है। तो व्यूअर आंसर देता है कि वो डेड मैन का श्राउड यानी मरे हुए इंसान का कफन बन रहा है। इस पोएम में पोएट ने 3 डिफरेंट टाइम्स, 3 डिफरेंट कलर्स और 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को हाईलाइट किया है। द इंचकेप रॉक इज़ ए बैलेड रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। इट इज़ अबाउट अ ट्रेचरस रॉक्स नियर द स्कॉटिश कोस्ट. The theme is about an abbot and a pirate, Sir Ralph the Rover. इस पोएम में पोएट ने एक चट्टान इंचकेप रॉक के बारे में बताया है। पोएट कहता है कि ये चट्टान बहुत ट्रेचरस है। सी में जब हाई टाइड्स आती है तो चट्टान पानी में डूब जाती है और मैरिनर्स को दिखाई नहीं देती, जिसके कारण मैरिनर्स की शिप चट्टान से टकरा जाती है। एबट ऑफ अबरबटॉक, जो कि एक पादरी है, वो उस चट्टान पर एक वार्निंग बेल इंस्टॉल करता है, जिसकी वजह से कई शिप्स एक्सीडेंट से बच जाती है और एबट ऑफ अबरबटॉक को ब्लेसिंग्स देती है। दूसरी तरफ सर राल्फ द रोवर, जो कि एक पायरेट है, मैरिनर्स को लूटता है। वो एबट ऑफ अबरबटॉक की पॉपुलैरिटी की वजह से उससे बहुत जेलस होता है। एक वक्त उसकी नज़र उस वार्निंग बेल पर पड़ती है तो वो उस वार्निंग बेल को काट देता है और कहता है कि देखते हैं
अब कौन एबट को दुआ देगा, और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वो लूटमार करने समंदर की ओर सैर करता है तो तूफान में घिर जाता है। भटकते भटकते उसकी शिप इंचकेप रॉक के पास आ जाती है और हाई टाइड्स की वजह से उससे टकरा जाती है। उसकी शिप समंदर में डूबने लगती है। तब उसे अपने कर्मों पर अफसोस होता है और वह क्राइस्ट को याद करता है और कहता है कि उसने हेल से बेल्स की आवाज़ आ रही है और हेल्स का एंजल उसे वेलकम कर रहा है कि आ जाओ, ये जगह तुम्हें मरने के बाद यहीं आना है। Now next poem is Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest. The poet Have You Earned Tomorrow by Edgar Guest consists of questions to the readers. इस पोएम के ज़रिए पोएट ने रीडर्स से कुछ सवालात पूछे हैं। In the beginning, the poet asks whether anyone is happier because of you while passing his or her way. पोएट कहता है कि कभी आप किसी के रास्ते से गुज़र रहे हो और कोई आपको आपकी अच्छाई की वजह से देखकर खुश हुआ है। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है कि कभी आपने किसी फ्रेंड को खुशी से ग्रीट किया है जो फ्रेंड आपसे हेल्प मांगने आया हो, या आपने उसे रूड एक्सप्रेशन देकर वहाँ से चले गए। थर्ड स्टेंजा में पोएट क्वेश्चन करता है कि आप ऑनेस्टली कहिए कि आपने दिन में किसी एक बंदे की भी हेल्प की है क्या। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि आपने कभी ऐसा रिमार्केबल काम किया है जिसकी वजह से गॉड ने खुश होकर आपको एक और दिन लाइफ में अता किया हो। Our next poem is Father Returning Home. It is a poem written by Dilip Chitri. Poet touchingly describes the evening routine of an ordinary old man who is a commuter on local train. इस पोएम में पोएट ने एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन की डल और मोनोटोनस रूटीन लाइफ को हाईलाइट किया है। ओल्ड मैन एक कम्यूटर यानी डेली ट्रेन से अप डाउन करने वाला बंदा है। जब वो थका मांदा घर आता है तो उसकी कंडीशन बहुत शेबी होती है। उसके जूतों और पैंट पर मट्टी लगी होती है और उसका रेनकोट पूरा गीला होता है। वो जब घर आता है तो उसे ठंडी चाय और बासी खाना मिलता है। उसके बच्चे उसे नेग्लेक्ट करते हैं। कोई भी उसके साथ जोक्स या खुशी नहीं शेयर करता। खाने के बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो वहीं बैठ के गहरी सोच में बैठ जाता है। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि वो अपना रेडियो सुनता है और फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन और अपने फोर फादर्स से के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। Now our last poem is Money, which is written by H. Davis. This poem is about the importance we give to money. Beginning में पोएट कहता है कि जब उसके पास पैसा था तो उसके पास रियल हैप्पीनेस नहीं थी। पोएट कहता है कि जब अमीर था तो उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि अनट्रू थे। पोएट कहता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है वो बहुत खुश होते हैं और उनकी हैप्पीनेस रियल होती है और उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है। वो लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, उनके दिल नर्म होते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि आज जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसके बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन वो सब रियल दोस्त हैं।
So friends, let's begin with our next question, that is mind mapping. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं. क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट वी थिंक अबाउट फॉरेस्ट और वुड सो मेनी थिंग्स फ्लैश बिफोर आवर आइज. प्रिपेयर ए माइंड मैप अबाउट फॉरेस्ट टेलिंग द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट टू अस. दोस्तों, हमको यहाँ पर फॉरेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में एक एक ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है. तो देखिए, सबसे पहले हम फॉरेस्ट के यानी जंगल के फ़ायदे देखेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स. देखिए, फर्स्ट फ़ायदा है हमारा सॉइल, सेकंड है वुड, थर्ड है वाटर सोर्सेस, फोर्थ दिया है ट्रीज. सॉइल में हम देखते हैं कि एब्जॉर्ब्स वाटर, सॉइल एब्जॉर्ब करता है वाटर को, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल. नेक्स्ट है राइट हैंड की तरफ वुड, कोल, वुड से कोल मिलता है, वुड फॉर फर्नीचर मिलता है हमें, और टिम्बर वुड और फायर वुड मिलता है हमें. फॉरेस्ट का नेक्स्ट बेनिफिट है वाटर सोर्सेस. तो वाटर सोर्सेस जैसे कि रिवर्स, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम. नेक्स्ट फॉरेस्ट का हमारा बेनिफिट होता है ट्रीज़. देखिए, ट्रीज़ के ज़रिए से हमें फूड्स मिलते हैं, मेडिसिनल यूज़ होते हैं उसके, हाउस, ग्रीन लीव्स, फोल्डर्स, etc. fodder for animal, etc. Now we'll take the next example of mind map. The question is, you and your family are thinking to visit a hill station during the summer. Prepare a mind mapping map framing for it with the help of the following points. Now following points दिए हुए और following points देखिए. Visiting a tourist place. जब भी हम कोई प्लेस को विजिट करना है तो हमको पहले सोचना पड़ता है कि हाउ टू ट्रैवल. देन हमें सोचना पड़ता है कि हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकोमोडेशन क्या रहेगा, और स्टफ टू कैरियर, हमें कौन कौन से साथ में चीज़ें लेना है. अब देखिए, ट्रैवल में देखते हैं कि हम ट्रैवल बाय बस करेंगे या ट्रैवल एयर से करेंगे. अब बस से करेंगे तो नॉन एसी रहेगा या एसी रहेगा या शिप कोच से रहेगा. नेक्स्ट होता है या ट्रेन से जाएंगे हम. देन डेस्टिनेशन, तो हमारा डेस्टिनेशन कहाँ होगा, हम नेशनल जा रहे हैं, स्टेट लेवल पे जा रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं. स्टेट में जा रहे हैं तो कहाँ, महाबलेश्वर जा रहे हैं, माथेरान जा रहे हैं, हमारे स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में, ये कहाँ जा रहे हैं. या नेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्टेट में जा रहे हैं. और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से कंट्री में जा रहे हैं. देन अकोमोडेशन क्या रहेगा, एसी रूम रहेगा या नॉन एसी रहेगा, या ऑर्डिनरी गेस्ट हाउस में जाएंगे. एंड व्हाट स्टफ़ वी शुड हैव टू कैरी. देखिए, हम जब भी जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ सामान होता है. तो कौन कौन सा सामान रहेगा हमारे साथ. सामान में आएगा मेडिसिन्स रहेंगे, ट्रैकिंग शूज़ रहेगा, वार्म क्लोथ्स रहेंगे, और हैंड ग्लव्स भी हमें साथ में रखना पड़ेगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ माइंड मैपिंग इज़, you all are studying in 12th standard. Till now you have studied different languages like Marathi, Hindi, English and so on. In language we do read about literature and its style, genres and subgenres. Prepare a mind map of literature and its subgenres that you have known. ना हमें जेनरा, लिटरेरी जेनरा हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हमको क्या करना है, डिटेल एक फ्लो चार्ट बनाना है. देखिए, जेनरा कौन कौन से टाइप का होता है. नॉन फिक्शन होता है, फिक्शन होता है, ड्रामा होता है और पोइट्री होती है. ये चार उसके टाइप्स होते हैं. और फिक्शन में क्या 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 आता है, फिक्शन में डायरीज़ आती है, नॉन फिक्शन में डायरीज़ आती है, बायोग्राफीज़ होती है, एसेज होते हैं, स्पीचेस होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ होती है. फिक्शन में लेजेंड्स होते हैं, टेल्स होती है, मिथ्स होती है, शॉर्ट स्टोरीज़ होती है और नॉवेल्स होती है. पोइट्री, अब पोइट्री के कितने टाइप्स होते हैं. तो पोइट्री में पोएम्स होती है, सोनेट्स होती है, बैलेड्स होती है जो कि नरेटिव पोएम होती है, पास्टोरल्स होती है, लिरिक्स होती है, सॉन्ग्स होते हैं. और ड्रामास, अब ड्रामाज में कॉमेडीज़ होती है, ट्रेजेडीज़ होती है, ट्रैजिक कॉमेडीज़ होती है, फार्स होती है, मेलोड्रामाज होते हैं और पेंटोमाइम होते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का स्नैपशॉट निकाल लो
और ये बहुत इजी होता है माइंड मैपिंग क्वेश्चंस। जस्ट आपको आइडिया आने के लिए मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, तो आप इनको स्नैपशॉट्स निकाल लीजिए और इसके प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 4A के लिए आएगा ये। क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। राहुल कम्स होम फ्रॉम ऑफिस एंड notices the door of his flat is locked. As he had another key with him, he opens the door and enters the house. On table he finds a note left for him by his wife, saying that she had to rush to the school or her son who had met with an accident. She also has written if any emergency is there, she will inform him immediately. She had also told him to take his evening snacks and he could be heat it in microwave if he want to, and has asked him to be very careful while handling microwave switches. ड्राफ्ट मैसेज विच राहुल्स वाइफ हैज़ लेफ्ट फॉर हिम। देखिए एक्चुअली हमको क्या करना पड़ता है कि इस मैसेज के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले डेट लिखना पड़ेगा, जैसे 22 अक्टूबर 2020 लिखा है। आफ्टरवर्ड टू हुम यू आर राइटिंग, आप किसको लिख रहे हो, तो राहुल को लिख रही है उसके वाइफ मैसेज। ओके, आई हैव गॉन विनिस स्कूल एज ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, will inform you if any emergency. Have evening snacks kept on the table. If needed, heat it in microwave oven, but be careful while handling. रंजीता। एक्चुअली यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है डेट, टाइम और कौन लिख रहा, किसके लिए लिखा गया है लेटर। फिर शॉर्टकट में लिखना होता है आपको मैसेज आपका और जिसने लिखा है मैसेज उसका नाम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4B रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन डिस्क्राइबिंग द प्रोसीडिंग ऑफ एन इंटर कॉलेजिएट कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। एक्चुअली देखिए रिपोर्ट राइटिंग में सबसे मेन चीज़ होती है हेडिंग। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अप्रोप्रिएट हेडिंग लिखनी पड़ेगी। और हेडिंग लिखने का रूल ये है कि हेडिंग शुड बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और पैसिव वॉइस। हेडिंग या तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में या पैसिव वॉइस में लिखनी होती है। देखिए यहाँ पर हेडिंग है YC कॉलेज कल्चरल फीस्ट। ओके, देन आफ्टरवर्ड you have to write the date. Date should be written in the format on 21st December 2020. Now YC College Malad arranged an amazing cultural feast. The event was an all-day long program and was held at YC College spacious ground. 25 colleges from all over मुंबई डिवीजन टुक पार्ट इन दिस फीस्ट। एक्चुअली आपको यहाँ पर जो है तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखिए रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए। एक होता है हेडलाइन, दूसरा होता है डेट लाइन और तीसरा होता है कंटेंट। तो हेडलाइन, ये जो हेडलाइन होती है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए या पैसिव वॉइस में, और उसका डेट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आफ्टरवर्ड जो कुछ भी आपका कंटेंट लिखोगे आप, the events should be arranged in sequential order. You should have to mention the array in sequential and the chronological order. जिस तरीके से इवेंट्स हुए हैं, सबसे पहला इवेंट, फिर आफ्टरवर्ड सेकेंड इवेंट, देन आफ्टरवर्ड थर्ड इवेंट, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन इफ एनी चीफ गेस्ट विल बी देयर। चीफ गेस्ट कौन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, कौन प्रेसिडेंट है उस फंक्शन के या उस इवेंट के या उस प्रोग्राम के। ये सारी चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी। एंड देन यू हैव टू कंक्लूड दैट रिपोर्ट बाय सेइंग दैट वोट ऑफ थैंक्स इज गिवन बाय सो एंड सो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का B का जो है रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4C विल बी स्पीच राइटिंग। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन योर कॉलेज ऑन ट्री कंजर्वेशन on the occasion of the World Environment Day with the help of the following points. Some points are given. So whenever you begin any speech, देखिए जब भी आप कोई भी स्पीच लिखोगे, at that time you have to write dear friends, good morning to everybody. Just what you have to do, you have to start
मीन्स ग्रीटिंग्स करना पड़ेगा। एंड आपको ये कहना पड़ेगा दैट ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, like that you have to wish, or you should have to begin with a very cheerful morning to one and all present here. Then afterward आपको whatever topic is given to you, on that topic you should have to speak some words। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बेस पे ट्रीज़ कंजर्वेशन के बारे में। तो ट्रीज़ आर मेजर एसेट्स टू ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रीज़, क्या फ़ायदे हैं ट्रीज़ के। ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन, जैसे कि ट्रीज़ के ज़रिए से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन्स, वुड एज वेल एज शेल्टर। ट्रीज़ शेडो shoots us and gives us pleasure. Trees are an efficient and cost-free, effective way to improve its air quality and reduce pollution. So these are some of the important uses of trees। ये इसमें सारे मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या ट्रीज़ के यूजेस हैं एंड हाउ टू कंजर्व ट्रीज के as we trees are very important for us, it means that we should have to conserve trees. So if you want, so वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर यहाँ पर कि ट्री को कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, ये सारा चीज़ें लिखी है। तो ये स्पीच हमेशा ऐसे लिखोगे। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू। ओके, नाउ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्किल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4D। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फिल्म रिव्यू, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म दैट you have recently seen. Write your review based on any 4 points given below. Here are some points are given: name of the character, about the story, theme of the film, why do you like or not like the film, special features, novel list, novel ideas, like that. यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपने कौन सा मूवी देखा है. ओके, सो लेट्स I will give you the example of the movie which I have seen, that is Sholay. Sholay is 1975 classical Bollywood blockbuster. There are many factors which have contributed in making of this movie as a super hit in the history of Indian theatre. Starting with a cast showing Dharmendra as the playful Viru, Amitabh Bachchan as the witty Jay, Sanjeev Kumar as the revengeful Thakur, Baldev Singh, Hema Malini as the Yepar Basanti, and Jaya Bhaduri as the quest widow Radha, and Amjad Khan as the notorious Gabbar Singh. Actually हमें इस फर्स्ट पैराग्राफ में अबाउट द शोले ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, इसका राइटर कौन है, इसमें कौन कौन से एक्टर हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है. सबसे पहले हमको जो मेन रोल होता है लीड, जैसे कि हीरो का नाम, देन आफ्टरवर्ड हीरोइन का नाम, और जो दूसरे निगेटिव रोल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनका नाम मेंशन करना पड़ता है. दिस मूवी इज़ रिटन बाय वेल नोन ड्यू ऑफ हिंदी Salim Javed, famous for works such as Diwar, Mr. India, Ranjit, etc. Sholay was proposed by GPCP and directed by Ramesh Sippy. Music maestro is R.D. Burman, the man behind the movie's background score. His songs such as Mehbooba and Holi Ke Din are listened even today with the same love and affection by all music lovers. एक्चुअली हमको यहाँ पर ईच एंड एवरी थिंग, जैसे कि राइटर, मूवी का राइटर कौन है, मूवी में कौन कौन से फेमस सॉन्ग्स है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन से फेमस सॉन्ग्स है, किसने गाने कंपोज किए, ये सारी डिटेल्स हमको उसमें मेंशन करनी होती है. ओके, और लास्ट में हम ये लिखते हैं, जैसे देखिए, ओवरऑल मूवी इज़ अ वेरी रेट अ मस्ट वॉच फॉर ऑल, एंड देन यू हैव टू सजेस्ट वेदर द ऑडियंस शुड वॉच दैट मूवी और नॉट. आपको यहाँ पर ये अपना रिव्यू देना पड़ेगा, अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि वेदर जो है कि पब्लिक ने उस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट दैट इज राइटिंग स्किल. इट इज़ ऑफ 16 मार्क्स. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समरी राइटिंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 2B के लिए आता है. राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल. नाउ एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैराग्राफ पैसेज आता है, तो उस पैसेज का समरी आपको लिखना पड़ता है. ओके,
उस पैसेज को पढ़ना है और उसके ऊपर आपको समरी लिखना होता है। एंड यू हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल, उसके लिए पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उस पॉइंट्स को देखकर आपको एक समरी बनाना है, एज वेल एज आपको एक टाइटल भी सजेस्ट करना है उस पैसेज के लिए। जैसे कि यहाँ पर यूथ कंट्रीब्यूशन टुडे, पॉइंट्स आर गिवन, ओके। यूथ एंड एसेट, ये टाइटल दिया हुआ है, ओके। एक्चुअली ये टाइटल के लिए 1 मार्क होता है यहाँ पर, कवरिंग द एसेंशियल पॉइंट के लिए 1 मार्क होता है, और लैंग्वेज स्टाइल जो है उसके लिए 1 मार्क होता है। तो 3 मार्क्स में ये जो टाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड हैव टू पिक द करेक्ट टाइटल। अगर हम करेक्ट टाइटल लेंगे तो हमें टाइटल का 1 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हमको 1 मार्क लेने के लिए पहले करेक्ट टाइटल लिखना होगा, उसके बाद वी शुड हैव टू कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट, जो कि एसेंशियल पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं वो सारे कवर करना है। देखिए यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, अबव एक्सट्रैक्ट इज ए स्पीच delivered by former President Dr. APJ Abdul Kalam at the inauguration program called Shastriyan. Meaning of Shastriyanam is the propagation of science. Kalam sir feels ignited minds of the youth is the most powerful source on the earth. 2000 students were present for the program, which was going to empower these 2000 families. आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ध्यान में रखिए, पहले टाइटल, देन नेसेसरी इंफॉर्मेशन और कवर द लैंग्वेज। फ्रेंड्स, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि ग्रामर है, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आता है। देखिए नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, आपको आर्टिकल की अच्छे से स्टडी कर लेनी होगी। आर्टिकल्स आते हैं, मोस्टली आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आता है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, विल डील विद दैट। क्वेश्चन नंबर 1B के लिए नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आता है, डू एज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में डैश प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इज डैश वीकेंड ऑर्गेनिज्म और लोअर्ड रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल एंड रिराइट द सेंटेंस। देखिए आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आया है सेंटेंस, ओके। तो आंसर भी नीचे दे रखा है मैंने, द प्राइमरी। सो आंसर यहाँ पर रहेगा द प्राइमरी। तो आंसर रहेगा द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इज अ वीकेंड, ओके। एक्चुअली एक इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश में, ए, एन और द, ए और एन को 1 कंसिडर किया जाता है, ओके, और द डिफरेंट आर्टिकल होता है। ए और एन का यूसेज ये होता है कि ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल, a boy, a pen, a book, like that, okay। and second usage होता है उसका, is used before singular common noun which begins with you and pronounced as you, okay। जैसे कि यूनिवर्सिटी, a university, like that, okay। वैसे ही an आर्टिकल जो होता है उसका यूसेज जो होता है कि an is used before a singular common noun which begins with vowel, जैसे कि an apple, an orange, an umbrella, like that, okay। एन का दूसरा यूसेज जो होता है कि एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच बिगिंस विथ एच एंड प्रोनाउंस्ड एज एच। तो यहाँ पर एच साइलेंट होता है। द के यूसेज में है कि द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स, द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस एंड रिलीजियस बुक्स, ओके, द इज़ यूज बिफोर ऑर्डिनल। सो ये यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आता ही है। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दैट रिमाइंड्स मी डैश द नाइट वे डैश मिडनाइट। तो उसका आंसर आएगा दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द नाइट वाई आफ्टर वे आफ्टर मिडनाइट। ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है और आफ्टर का इस्तेमाल किया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रैश, मेक इट असर्टिव। एक्चुअली ये क्वेश्चन है एक्सक्लेमेटरी, उसको क्या करना है, सॉरी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इसको हमको असर्टिव बनाना है। तो उसका आंसर रहेगा वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रैश, ओके। नाउ स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। हाँ देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन में कुछ एरर रहेगा,
क्वेश्चन एररफुल रहेगा एंड जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमको उसमें से एरर को निकालना है और उसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन है थिंग्स विच अट्रैक्टेड एंड सस्टेन आवर अटेंशन स्पॉन्टेनियसली आर कॉल्ड आवर इंटरेस्ट। यहाँ पर एरर देखिए, अब इस एरर क्या होगा, थिंग्स आना चाहिए, थिंग विच अट्रैक्टेड नहीं होगा, थिंग्स होना चाहिए, थिंग्स विच अट्रैक्ट होना चाहिए and sustain our attention spontaneously are called our interest. Now I have already और मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, आप लोग ये सभी एग्जांपल्स को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, वॉटेवर जितने भी मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनको सभी को अच्छे से सुनिए, और जितने क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं सभी के स्नैपशॉट्स निकालिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्ज़ाम कहता हूँ, और आपको अगर मेरा ये वीडियो सब पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।